तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम कुछ अलग बात करेंगे, कुछ अलग मोड में बात करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर प्लीज़ हिंदी में भी वीडियो बनाइए ना। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, अरे जब उनका टीचर हूँ तो इस बात को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उस बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 12th का फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो सेशन होगा वो प्योरली बोर्ड और नीट के बेसिस पे लूंगा मैं, राइट। अगर आपको कोई समस्या होगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या अपन स्टार्ट करें? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कितना इजी है, कितना टफ है, बोर्ड में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नीट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको हैंडल करना है। तो देखो, मैं सिंपल कहूंगा, पढ़ने वालों के लिए हर चीज आसान है, नहीं पढ़ने वाले के लिए टफ है। फिर भी इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हर एक टॉपिक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। इवन पूरे फिजिक्स में ये प्रोसेस है, बट यहाँ कुछ ज्यादा ही इंटरकनेक्टेड है। यहाँ कुछ क्वेश्चन में हम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा यहां से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये चैप्टर लेंदी जरूर है बट टफ नहीं है। चैप्टर काफी इजी है, रटा रटा फॉर्मूला लगाना है, टोटली 10 to 12 फॉर्मूले आपको ढंग से देख लेने हैं, वही आपके लिए काफी है। दूसरी बात, ये 12th का बेसिक भी है, क्योंकि इसके बगैर आप करंट की बात नहीं कर सकते हो, इसके बगैर मतलब वो मैग्नेट की बात नहीं कर सकते हो, राइट, वोल्टेज की बात नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसको अपन 12th का बेसिक बोलते हैं। अब स्टडी मोड क्या होगा, तो अपन पर डे एक लेक्चर लेंगे और उसमें हर एक पॉइंट वाइज हर चीज डिस्कस करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में ना आए तो डैश 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 कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। तो देखें आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। अगर मेरे दोस्त इस वर्ड को आप अगर ब्रेक करोगे तो ये बनता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ओके, चलिए, आप सब थोड़ा ना थोड़ा इंग्लिश तो जानते होंगे, अरे भले नहीं भी इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो भी थोड़ा सा आप इंग्लिश जानते हैं, क्योंकि लव लेटर तो लिखा ही होगा, आई लव यू, आई हेट यू। सो इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू चार्ज, रिलेटेड टू चार्ज। अच्छा जी। और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये हो जाएगा रुका हुआ। इसका मतलब ये बन के निकला कि इस चैप्टर में आप किसकी स्टडी करोगे? चार्ज की स्टडी करोगे, लेकिन कैसे चार्ज की? जो रुका हुआ हो। तो इसका डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अच्छा जी। in which we will deal with rest charge, in which we will deal with rest charge। बच्चों, मैं अभी ये वीडियो पेपर पे बना रहा हूं, अगर आपको पसंद आएगा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मैं बोर्ड पे बनाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो।
अच्छा, यहाँ पे काफी ज्यादा वर्ड बार बार आ रहा है सर, चार्ज चार्ज चार्ज, तो बात कर ही लेते हैं चार्ज क्या है। चलो, 9th में अगर आपने रट्टा मार सट्टा मार किसी तरह पढ़ाई किया होगा तो थोड़ा सा आपको पता चला होगा चार्ज क्या होता है, क्योंकि वहां पे आपको केमिस्ट्री वालों ने बड़े प्यार से पढ़ाया होगा। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, यही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ाया होगा। सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लेकिन यहां पे वही मैं बता रहा हूं, डेफिनेशन चेंज करूंगा, यहां पे लिखूंगा इट इज द property of matter by virtue of which any matter experience electromagnetic phenomena like repulsion, attraction, magnetization, एक्सेट्रा। समझ रहे हो बच्चों? सो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना, मैग्नेटिज्म फिनोमेना को एक्सपीरियंस करता है। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमेना? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक के जितने भी फिनोमेना है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। तो ये हो गया बात चार्ज की। अब हम आगे बात करेंगे कि चार्ज कैसे क्रिएट करता है, कौन चार्ज बनाता है, राइट। सो चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, हाउ टू मेक चार्ज बॉडी। चार्ज हम क्रिएट की बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको उसका बेसिक बताऊंगा। चलिए अब देखते चलो। हमें ये मालूम है कि किसी भी एटम में जो कोर पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, राइट। एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इतना हमें पता है। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। जितने भी चार्ज होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के काफी करीब होता है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। सेकेंड वाला थोड़ा कम स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, फिर ये कम। इट मीन्स किसी भी एटम में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे ज्यादा कौन होता है लूजली बॉन्डेड? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो आई एम राइटिंग हियर, in every atom valence electrons are loosely bonded. ओके, अब लूजली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि जस्ट इस तरह से समझो ना कि एक बाप का आवारा बेटा। तो एक बाप का आवारा बेटा का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट किसी लड़के को सिनेमा देखने की लत लगी हुई है, हैबिट हो चुका है, ही इज हैबिचुअल टू सी द सिनेमा। बट अचानक उसके फादर ने पैसे देना बंद कर दिए। सपोज दैट सिनेमा का 10 रुपया रेंट है, सपोज दैट, मान लो ऐसा है नहीं, मान लो कि 10 रुपया टिकट का किराया है। उसके पापा ने उसको पैसे देने बंद कर दिए तो क्या होगा? वो सिनेमा देखने नहीं जाएगा। लेकिन जिस किसी दिन उसके घर पे कोई रिलेटिव आएगा
और जैसे हमारे तरफ रूल होता है कि रिलेटिव आते हैं तो बच्चों को, छोटे बच्चों को 50 रुपये 100 रुपये देते हैं, उसको 50 रुपया 100 रुपया अगर मिलेगा तो वो क्या करेगा, तो वो बगैर रुके वो कहाँ भाग जाएगा, सिनेमा घर भाग जाएगा। या कोई स्मोकर है, आप देखते होंगे आपके दोस्त या कोई जो स्मोक करता है, उसको अगर पैसे दो तो वो स्वीट्स नहीं खाएगा, वो आइसक्रीम नहीं खाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, सिगरेट की दुकान पे चला जाएगा। इसी तरह हर एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लूजली बॉन्डेड होते हैं। इट मीन्स इसका चांस ज्यादा होता है एटम को छोड़ने का। सो दूसरा मैं लिखता हूं, इट मीन्स इट हैज मोर प्रोबेबिलिटी to leave the atom whenever get energy from external source। सो मेरे बच्चों, मैं अभी भी बता रहा हूं कि मैं पूरा बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं कि क्यों किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है, क्यों किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उससे पहले सबसे पहले देखना होगा कि एटम में सबसे ज्यादा लूजली बॉन्डेड कौन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स उसको जरा सा भी एनर्जी दोगे बाहर से तो वो एटम को छोड़ देगा। अब वो एनर्जी बाहर से कैसे देंगे, तो वो आप लाइट के थ्रू दे सकते हो, आप फ्रिक्शन के थ्रू दे सकते हो, आप इंडक्शन के थ्रू दे सकते हो, कई सारे प्रोसेस हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन इज हाईली डिस्टर्बिंग एलिमेंट ऑफ एटम। किसी भी, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन जो है बाप का आवारा बेटा है, तो एटम क्या बाप है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका आवारा बेटा। तो जैसे मान लो ना, किसी फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं तो उसमें से एक मेंबर आवारा है, तो वो पूरा फैमिली 5 मेंबर से परेशान नहीं होगा जितना अकेला उस इंसान से परेशान होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन इज हाईली डिस्टर्बिंग एलिमेंट ऑफ एटम। सेकेंड थिंग मैंने क्या बोला कि जिस तरह आवारा बेटे को पैसे मिलेंगे तो वो सिनेमा देखने चला जाएगा, उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तो कहाँ जाएगा, एटम छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज ट्रांसफरेबल। इट कैन बी इजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अच्छा, तो ये बात निकल के आई इलेक्ट्रॉन के बारे में। डन बड़ी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बाप का आवारा बेटा होता है, ये आसानी से, खासकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से घर छोड़ के यानी कि एटम छोड़ के बाहर जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं जाएगा क्योंकि प्रोटॉन घर का मुखिया है, वो अच्छे मेंबर है। हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं चार्ज। सो यहां देखो, एक्सेसनेस और या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड चार्ज। सी, क्या मैंने बोला, एक्सेसनेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड चार्ज। क्या बताया मैंने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बाप का आवारा बेटा है, तो वो घर छोड़ के जाएगा। जब घर छोड़ के जाएगा तो मेंबर क्या हो गए, कम हो गए। इट मीन्स बोलेंगे उस घर में चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो बाद में डिस्कस करूंगा। अभी समझो कि चार्ज आता कैसे है। और जब यही इलेक्ट्रॉन किसी दोस्त के घर जाएगा तो क्या होगा, वहां मेंबर बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे वो अभी चार्ज बॉडी हो गया। तो दोनों क्या हो गए, चार्ज बॉडी हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स। इसलिए मैंने बोला एक्सेसनेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अब वक्त ये है कि कैसे डिसाइड करना है कि कहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, कहाँ निगेटिव चार्ज होगा। सो एक चीज और ध्यान रखना है आपको
चार्ज कैरी बाय इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 1e और इसको हम बोलते हैं -1e, सॉरी -1.66 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना होता है, निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टरबेंस, इलेक्ट्रॉन के यहाँ वहां भागने के कारण आता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया -1.66 10⁻⁻19 कूलम। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, मान लो कि हमारे पास एक एटम ए है, ठीक है, और अभी इस न्यूट्रल एटम है, क्या है? न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम का मतलब जानते हो क्या होता है? न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है। चार्ज 0 कहना थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट होगा, चार्ज नहीं है ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम में 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं। किसी भी एटम में अगर चार्ज कैरियर की बात करूं, चार्ज कैरियर्स, तो किसी भी एटम में 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रोटॉन्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स। सो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e और इलेक्ट्रॉन पे होता है -e। सो न्यूट्रल एटम में नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज ही नहीं है। चार्ज तो है, नेट चार्ज 0 है। इट मीन्स Qnet इक्वल टू क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? देखो आप यहाँ पे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखो यहाँ पे Qnet। सो Qnet किसी भी एटम में चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू, इसी को हम लिख सकते हैं n इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू e। क्यों? क्योंकि मैंने बताया प्रोटॉन पे चार्ज +e और इलेक्ट्रॉन पे -e। तो किसी भी एटम में जो चार्ज होता है नेट चार्ज वो ये होता है। अब आते हैं किसके केस में? न्यूट्रल के केस में। हमने क्या बताया? फॉर न्यूट्रल Qnet कितना है? 0 है। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। किस में? न्यूट्रल एटम में। जैसे आप एग्जांपल लो ना, एग्जांपल लो सोडियम का Na। सो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सो 1s2 2s2 2p6 3s1। सो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। ओके, और आपको आपके केमिस्ट्री वाले टीचर ने पढ़ाया होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, सॉरी, जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड। सो जेड कितना हो गया यहाँ पे? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आप फाइंड कर सकते हो। डन बडी। सो ये हो गया Np, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। सो जितना प्रोटॉन है उतना ही, सॉरी, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए टोटल चार्ज क्या है? 0 है। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं बड़ा बेसिक से स्टार्ट किया हूँ माय डियर। हो सकता है कि थोड़ा सा फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैं अभी भी श्योर कर रहा हूँ कि अगर लाइक्स और कमेंट अच्छे आए तो जरूर मैं बोर्ड पे बताऊंगा इसको। अब मान लो कि हमारे पास 2 एटम है, एक एटम A है और एक एटम B है। और क्या हुआ कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है A से कहां चला गया? B पे चला गया। सपोज दैट n इलेक्ट्रॉन्स चला गया। पहले से सपोज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी Na है। कहां पे? न्यूट्रल। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Nb है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी Nb है। ये सब का कैसा है?
इनिशियली, दीज आर इनिशियल केस। ये कब का है? इनिशियली है, शुरू में। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी पे चला गया, सो ए ने रिजेक्ट किया और बी ने एक्सेप्ट किया। तो अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले अगर एन था, एन ए था, तो उसमें से क्या हो गया? एन घट गए, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि नंबर ऑफ चार्ज जो क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण क्रिएट होता है, प्रोटॉन का इसमें कोई रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं बी के लिए। देखो पहले बी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी थी? एनवी था, लेकिन अब कितना बढ़ गया? एन बढ़ गया। तो अब न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी प्लस एन। ओके, न्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ बी जो होगा वो माय डियर एज इट इज सेम रहेगा, क्योंकि वो कोई चेंज नहीं होने वाला। सो अब आप खुद देख लो चार्ज कैसे आया। सो क्यू ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो चार्ज निकालने का तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है। देखो चार्ज निकालने का तरीका कि हाउ टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एटम। तो किसी एटम पे ये चार्ज निकालने का तरीका होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, और सिंपली यहाँ आ जाओ दिस वन। सो अब क्यू ए की अगर मैं बात करूं तो क्यू ए में कितने प्रोटॉन है? एन ए प्रोटॉन है, ठीक है, एन ए ओके, एन ए प्रोटॉन है। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? तो इलेक्ट्रॉन बच गए एन ए माइनस एन इंटू ई, तो ये हो गया चार्ज ऑन ए। अब एन ए गेट कैंसिल, दिस इज द एन ई। ओके, सो क्यू ऑन ए हो गया एन ई। सिमिलरली अब बी पे बात करो। सो क्यू ऑन बी अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा माय डियर? सी इनिशियली कितना था नंबर ऑफ प्रोटॉन? एन बी, सी हो जाएगा एन वी माइनस एन वी प्लस एन इंटू ई। दिस फॉर्मूला कम फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया माइनस एन ई। तो देखो आप मुझे यहाँ पे ए पे क्या आ गया? चार्ज प्लस एन ई, और बी पे क्या आ गया? माइनस एन ई। अब यहां से आप खुद देखो ए ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लूज किया है माय डियर। ए ने क्या किया है? सो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इट मींस ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इट मींस बी के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मैं यहां लिखता हूं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन body get positive charge and this charge is equal to Ne। अब यहाँ पे E की जो वैल्यू आप लोगे वो माइनस नहीं लेके प्लस लेना पड़ेगा, -19 कूलम। बेसिकली E का वैल्यू यही होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होता है, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखूंगा मेरे बच्चे? ड्यू टू excessiveness of electron body get negative charge। see due to excessiveness of electron body get negative charge minus Ne, like previous केस में। प्रीवियस केस में ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिला था, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो उसको नेगेटिव चार्ज मिला था। इट मींस टोटल चार्ज का फॉर्मूला हो गया प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई मतलब क्या? कि एक बॉडी पे इतना ही पॉजिटिव होगा तो दूसरे बॉडी पे उतना ही नेगेटिव होगा। अच्छा, अब बात आती है कि सर एन क्या है? तो अब देखो, अब सोचो एन क्या है। तो एन जो है पिछले केस में नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था? ए से बी पे गया था। सो वी कैन से दिस इज द नंबर ऑफ
ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफर कर सकते हो? 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। क्या आप 4.5 कर सकते हो? तो जवाब होगा नहीं। क्या आप 6.5 कर सकते हो? तो जवाब होगा नहीं। क्या आप -1 कर सकते हो? तो जवाब होगा नहीं। इट मीन्स दिस शुड बी व्हाट? होल नंबर। होल नंबर 0 हो सकता है। सपोज दैट हमने कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं किया तो 0। हमने 1 ट्रांसफर किया, 2 ट्रांसफर किया, सो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए। तो अब मेरे बच्चों, मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये पता चल गया है कि कैसे चार्ज को कैलकुलेट करना है, कैसे चार्ज क्रिएट होता है, क्यों किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है और किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज होता है या नहीं है? अरे बोलो यार, है ना? अच्छा जी, अब चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते चलो। हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, एक बात जानते हो, ये चार्ज का ही कारण है कि आजकल हम इतना एडवांस हो चुके हैं। अगर ये चार्ज की बातें ना हुई होती तो हम इतना एडवांस नहीं होते और लाइफ भी मेरा मस्त होता, रिलैक्स लाइफ होता, साधु वाली लाइफ जी रहे होते, जंगल में होते, मस्त एप्पल से खा रहे होते, मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, है या नहीं है? अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट बात आपने देखा कि चार्ज जो है वो एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। लेकिन मैंने डायरेक्शन की बात नहीं किया ना। कहीं बोला मैंने कि चार्ज यहाँ नॉर्थ में गया, यहाँ साउथ में गया, इधर ईस्ट में गया, इधर मेरे गर्लफ्रेंड के घर की तरफ गया? नहीं ना। तो मैंने डायरेक्शन की बात नहीं किया। तो जो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं बट डायरेक्शन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है और इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मतलब 3 कूलम प्लस 5 कूलम बिकम्स 8 कूलम। यहाँ हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चार्ज जो है मास से एसोसिएट होता है। चार्ज जो है मास से एसोसिएट होता है। मास चार्ज से हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब बात आती है कि इस पॉइंट का क्या मतलब। तो देखो, जहां कहीं भी चार्ज होगा वहां क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा ना। अरे जहां कहीं भी चार्ज होगा या वहां तो कम इलेक्ट्रॉन होगा या ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन के मास आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इट मीन जहां कहीं भी चार्ज है वहां मास है, लेकिन जहां कहीं चार्ज नहीं है वहां मास ना हो ऐसा कहना बेवकूफी है। जैसा भी हमने देखा प्रीवियस केस में, हमारे पास सोडियम एटम था या न्यूट्रल एटम, ये देखो ना न्यूट्रल था, तो इसका नेट चार्ज क्या था? 0 था। बट इसका मास 0 था क्या? नहीं था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज एसोसिएटेड with mass, but it reverse not true। but इसका जो उल्टा है वो सही नहीं है। चार्ज जब भी होगा मास के साथ होगा, बट मास बगैर चार्ज के भी हो सकता है। तीसरी बात ये है, अच्छा तीसरी बात क्या है? ये स्टैटिक है। It is in relativistic। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इन रिलेटिविस्टिक का? देखो, एक रिलेटिव टर्म होता है और जो भी क्वांटिटी रिलेटिव फिनोमेना पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक। इन रिलेटिविस्टिक मीन्स वो रिलेटिव फिनोमेना पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसको अगर मैं सिंपल साधारण शब्दों में समझाऊं
तो सपोज दैट हमारे पास एक कार है, और लोग पूछेंगे सर ऐसा कार तो मैंने नहीं देखा। तो ठीक है भाई, अभी देख लो, नहीं देखे तो कितनी खूबसूरत कार है, राजीव सर की कार है, वाओ दिस इज अ पहिया। सपोज ये किस में है, रेस्ट में है, और इसकी जो चार्ज है वो है 2 कूलम। सपोज दैट चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, हालांकि मैं बताऊंगा। सो सपोज दैट इसकी जो अभी ये रेस्ट में है चार्ज कितना है, 2 कूलम है। सेम कार अगर मूव करने लगे 2 मीटर पर सेकेंड से, सो हमारा क्वेश्चन होगा आपसे कि बताओ नेक्स्ट चार्ज क्या होगा। तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट चार्ज भी उतना ही होगा। मतलब क्या हुआ, चार्ज का जो अमाउंट है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज 2 कूलम है, अगर इसी को आप मून पे ले जाओगे तो भी चार्ज 2 कूलम ही रहेगा। सो इट इज इन रिलेटिविस्टिक बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम velocity, frame of reference। सो आप इसको मून पे ले जाओ, आप इसको जुपिटर पे ले जाओ, आप इसको मार्स पे ले जाओ, इसकी जो वैल्यू अर्थ पे है वही वैल्यू मून पे होगा, जुपिटर पे होगा, मार्स पे होगा। इसीलिए इसको हम इन रिलेटिविस्टिक भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, तो ये देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट्स SI यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, COULM कूलम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर C से, राइट, CU नहीं C से। इसका एक और यूनिट होता है CGS यूनिट। सो CGS यूनिट जो होता है वो होता है ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक और यूनिट होता है उसको बोलते हैं ABC, इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट कूलम। इसको क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट कूलम। अब हम बात करते हैं कि ESU और कूलम में क्या रिलेशन है। जैसे 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, ये होता है स्टेट कूलम। एंड 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू होता है 10 कूलम। तो ये सब जो डेटा है कभी कभी न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमें हेल्प करता है। जब चार्ज आपको दे देंगे वो स्टेट कूलम में और ऑप्शन दे देंगे आपको SI सिस्टम में, तो जब ये कन्वर्जन आपको मालूम नहीं होगा मेरे बच्चों, तो उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। वो क्वेश्चन भले ही कितना भी आसान हो, बट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। ओके, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो आप खुद देखो, डायमेंशन 10th में आपने पढ़ा होगा, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। और करंट जो होता है वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी से A पावर 1 हो गया और टाइम पावर 1 हो गया। सो ये SI यूनिट हो गया, सॉरी डायमेंशन हो गया चार्ज का 80, राइट। अच्छा जी, हम आगे अगर बात करें, जो 5th प्रॉपर्टी है वो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 5th प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखिए ये पहले ही मैं समझा चुका हूं आपको। अभी आपने देखा कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी जा रहे थे, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण। तो वहां पे जो n का वैल्यू आया था वो क्या आया था, या तो 1 आया था, या 2 आया था, या 3 आया था। सपोज दैट अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो आप क्या लिखोगे, 3E, 5 इलेक्ट्रॉन, 5E, 6 इलेक्ट्रॉन, 6E। सो अब देखो ना, सपोज आई एम राइटिंग हियर, सी 5E, 6E, 3E। सो ये जितने भी चार्ज हैं
वो किसी न किसी स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ई है। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ई है, सी है। यहाँ देखो आप, किसी भी बॉडी पे चार्ज निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई मायने नहीं रखता। देखो ना, किसी पे चार्ज 5e हो सकता है, किसी पे 6e हो सकता है, किसी पे 3e हो सकता है। तो ये सभी चार्ज कहाँ से आया? n इंटू ई। इट मीन्स ये सभी के सभी चार्ज किसी न किसी स्मॉलेस्ट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है, और उस स्मॉलेस्ट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या लिख सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी is must be integral multiple of some smallest charge, right? Charge on any body must be integral multiple of some smallest charge. This smallest charge is called electronic charge. Right? सो चार्ज किसी बॉडी पे होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻19 कूलम। और ये कैसे फाइंड किया गया था? तो आपके केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। मिल्किन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको फाइंड किया गया था। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? नहीं है। तो हमें ये पता चल गया कभी भी होगा n की वैल्यू इंटीजर होगा। अब यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाली बात है, ये आप टेक्स्ट बुक में पाओगे। देखो, दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। सी, there is a two words, one is called microscopic और एक होता है macroscopic। ओके, चलो एक कहानी शेयर करता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और बहुत मोटी थी। तो वो उसको क्या बोलता था, जब कभी फोन आता था तो बोलता था हाँ माइक्रोस्कोपिक टेल मी। तो वो बेसिकली उसको मोटी कह के चिढ़ाता था, बट वो समझ नहीं पाती थी। वो माइक्रोस्कोपिक एक इंग्लिश और अच्छा वर्ड लगता था। तो सी बिकम हैप्पी, बट ये ट्रूथ नहीं था, वो उसको चिढ़ाता था। राइट? सो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है वेरी लार्ज in order of 10 to the power 6, right? and microscopic का होता है very small, right? अच्छा, तो क्या टेक्स्ट बुक में क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है कि why we cannot apply quantization of charge for microscopic बट वी कैन कंसिडर फॉर माइक्रोस्कोपिक। राइट? मतलब ये कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है वो मैक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड क्यों नहीं है, जबकि माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड only for microscopic level but not for macroscopic। अच्छा, इसका रीजन क्या है वो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन लिख देता हूं साथ में। रीजन ये है कि माइक्रोस्कोपिक का जो साइज है वो काफी स्मॉल है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर सकते हो, बट मैक्रोस्कोपिक का साइज काफी ज्यादा है, तो यहाँ आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में केपेबल नहीं हो। मैं प्रूव भी कर दूंगा, पहले लिख देता हूं, बिकॉज
in microscopic level, counting is possible. In microscopic level, counting is possible, but not for macroscopic. ये मैं प्रूफ करूंगा आपको, टेंशन मत लो। यहां तक तो समझ गए ना आप। चलो आगे आते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रूफ करोगे। चलिए मैं आपसे बात करता हूं एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू। फाइंड द number of electrons to get charge of 3.2 10 to the power minus 16 कूलम। चलिए मैंने पूछा आपसे कि किसी बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन उसको लूज या गेन करना होगा। बेसिकली लूज ही करना होगा, पॉजिटिव चार्ज है, ताकि उस पर इतना चार्ज आ जाए। तो आप क्या करोगे, लिखोगे Q इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, कब पढ़ा, आज ही पढ़ा है, Ne। सो Q कितना है, 3.2 10 टू द पावर माइनस 16। N नहीं पता, ये हो गया 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। सोल्व करो, M कितना आ रहा है, सो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना आ गया, ये 2000 आ गया। 2000 ये हमारे लिए क्या है, कैपेबल है, काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। इसी में थोड़ा और हम चले, जैसे इसी को हम दूसरा पार्ट ले सकते हैं। इफ Q इज इक्वल टू 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो इस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम इसी में 10 टू द पावर माइनस 18 ले ले, अगर इसी में हम 10 टू द पावर माइनस 18 ले ले, जैसे Q इज इक्वल टू 3.2 10 टू द पावर माइनस 18, तो यहाँ पे n जो हो जाएगा वो 20 आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को। तो ये सब क्या है, काउंटेबल है, और ये सभी के सभी माइक्रोस्कोपिक लेवल में आते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है ये वैल्यू आपको लार्ज दिख रहा है, बट -16 है, मतलब ये चार्ज वेरी 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 स्मॉल है। समझ रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी को लिखूं दूसरे टर्म्स में, इफ Q इज इक्वल टू 3.2, या चलो ले लेते हैं 1 कूलम चार्ज फॉर 1 कूलम। अच्छा, जब चार्ज 1 कूलम है तो इसमें क्या लिखूंगा, Ne इज इक्वल टू 1 कूलम। अब सोल्व करता हूं, N क्या हो जाएगा, 1/1.6 10 टू द पावर माइनस 19। मेरे दोस्त बड़े ध्यान से समझना, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली अगर 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख दूं तो कोई दिक्कत, 18 में आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब इसको सोल्व करो, 16 6 जा 96, क्या बचा 4। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 6.25। n इक्वल टू क्या आ रहा है, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब फटक से आप बोलोगे सर आपने तो बोला था, व्हाट हैपेंड व्हाई स्टॉप्ड, ओके सी माय डियर। चलो यार थोड़ा सा एरर आ गया था। हाँ, तो यहां तक हम कर चुके थे। तो इसको जब सोल्व करोगे तो इतना आएगा। तो आप फटाक से क्या बोलोगे पता है, कि सर फंस गए आपने तो बोला था कि n जो होगा होल नंबर होगा, लेकिन हमारे मैथ वाले सर ने बताया था कि ये होल नंबर नहीं है। नहीं बच्चों, ये होल नंबर लिखा जा सकता है। देखो ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 625 10 टू द पावर 15। तो अब मुझे बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आप बताओगे हाँ सर ये तो पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं था। नहीं मेरे बच्चों, ये दोनों केस पॉसिबल है। इसीलिए मैंने बोला कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड नहीं है। क्या यहाँ तक आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। धीरे धीरे हम सभी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एक एक करके बिल्कुल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, आई थिंक ये 6th होगा, पता नहीं कौन सा है, 6th लिख देता हूँ, आप देख लेना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बात भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? ये तो आप पढ़े होंगे, आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है क्या? तो वर्क पावर एनर्जी में ध्यान से सोचो, अपने ये माइंड पे जोर डालो, इतना भी जोर मत डालो कि सर फोड़ डालो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा होगा, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी कांट बी क्रिएट कांट बी डिस्ट्रॉय। सो सेम चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लिख सकते हैं चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम बर्बाद कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो क्या मैं लिखूं? या सी चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय but it can be transfer from one body to one body to another body, one body to another body। मतलब चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर बोर्ड लेवल की कोई बुक देखोगे, जैसे एसएलआर या कोई भी बुक देखोगे, तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं क्या इस वर्ल्ड का चार्ज, सॉरी इस यूनिवर्स का चार्ज वेरिएबल है और कांस्टेंट है? तो जवाब होगा कांस्टेंट है। क्या इस यूनिवर्स में पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है? तो मैं बताऊंगा बिल्कुल नहीं। क्या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है? तो मैं बताऊंगा बिल्कुल नहीं, बट चार्ज जरूर कांस्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं है? आप समझो ना, आप लिख नहीं रहा, ऐसे समझा रहा हूँ कि एक बॉडी पे चार्ज 5 कूलम है। अगर इस चार्ज को हम दो बॉडी में बांट दे तो कितना हो जाएगा? 5/2 कूलम 5/2 कूलम। कितने बॉडी हो गए? 2 कूलम। लेकिन चार्ज कितने रिमेन्स उतना ही है, राइट। इसीलिए ये जरूर कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है, बट चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं लिख देता हूं चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, बट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर नॉट कांस्टेंट। वो वेरी कर सकता है, मैंने आपको बताया वो वेरी कर सकता है। ओके, सो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं अपन। जैसे आप एनसीईआरटी अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो ये दिया हुआ है कि कैट फर और इवोनाइट रड को जब हम रब करते हैं, इवोनाइट कैट फर एंड इवोनाइट रॉड, जब इसको आप रब करते हो सो उस समय क्या होता है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और किसी पे निगेटिव चार्ज आता है। बट जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही निगेटिव चार्ज। जैसे आई थिंक इस पे -q आएगा तो इस पे +q आएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा? q नेट 0 हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखना कि किसी भी सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं होगा। हाँ, सिस्टम के पार्टिकल्स का चार्ज चेंज होगा। जैसे पहले दोनों न्यूट्रल थे तो दोनों का चार्ज क्या था? सिस्टम का चार्ज 0 था। अब दोनों चार्ज हो गए हैं, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज, बट दोनों का नेट चार्ज क्या है? अभी भी 0 है। समझ रहे हो मेरी बात को? सो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइट चार्ज रिपेल करता है और अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये सब क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं लाइट चार्जेस repel to each other, light charges repel to each other, but unlike charges
अट्रैक्ट टू ईच अदर, राइट। अब बात यह है कि कौन सा अनलाइक होता है, तो प्लस प्लस जो होता है लाइक होता है, माइनस माइनस जो होता है लाइक होता है। तो ये दोनों किसके कैटेगरी में है, लाइक के कैटेगरी में है। प्लस माइनस और माइनस प्लस ये दोनों किसके कैटेगरी में है, अनलाइक के कैटेगरी में है। तो सीधा अगर मैं बताऊं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, तो ये सब थी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे कि क्या चार्ज ट्रांसफर होने से मास पे कोई फर्क पड़ता है, उसकी बात कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ मास ड्यू टू चार्ज। सी, थोड़ा सा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ मास ड्यू टू चार्ज। तो मेरा जवाब होगा हाँ, चार्ज ट्रांसफर होने से मास भी ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तो मेरे बच्चों, अभी अगर हमने देखा था दो पार्टिकल्स थे, दो बॉडी थे ए और बी, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम हुआ था, n कम हुआ था, और इस पे कितना बढ़ गया था, n बढ़ गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वो अपना मास तो लेके ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मास घट जाएगा। सो डेल्टा m जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव में माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। सो ये हो जाएगा प्लस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the power माइनस 31, और यहाँ पे हम कह सकते हैं n इंटू 9.1 10 to the power माइनस 31 kg। अब बात यह है कि ये तब आपको कंसीडर करना है जब क्वेश्चंस में कुछ ऐसा बताया गया हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का मास 10 to the power माइनस 31, ये वेरी 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 स्मॉल है। तो मैक्सिमम केसेस में इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, यहाँ से आपने ये देखा, इस पे कौन सा चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किया है। क्या किया है, रिजेक्ट। तो इस पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से आप खुद देख लो किसका मास ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज का और निगेटिव चार्ज का। तो आप देखोगे तो निगेटिव चार्ज का मास बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज का घटता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और सिंपली आप किस तरह से लिख सकते हो, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, सॉरी निगेटिव चार्ज कैरियर, मास ऑफ निगेटिव चार्ज कैरियर ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, राइट। तो ये सब बातें हो गई चार्ज से रिलेटेड, ठीक है, ओके। तो चलिए आज के बारे में मैं यही है, मतलब रोकता हूँ, क्लास को स्टॉप करता हूँ। मैं आपके रिव्यू एंड लाइक्स एंड कमेंट का उम्मीद करूंगा। अगर मुझे पॉजिटिव लगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा बोर्ड पे, अदरवाइज हो सके मैं टर्मिनेट भी करूंगा इस चीज को, ठीक है। ओके, चलिए, गुड बाय, सी यू।